आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग और मुल्क में अमन के क़याम से मुताल्लिक़ एक अहम पेशरफ्त में पाकिस्तान के अमन का दुश्मन और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचा है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब की कामयाबी के बाद मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान भाग गया था। इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मारा गया है। दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी का असल नाम खालिद बल्ती था। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खुरासानी मीरानशाह में दहशतगर्दी का मरकज़ चला रहा था। मोहम्मद खुरासानी शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद टीटीपी का तर्जुमान बना। दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी पाकिस्तान के मासूम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और कार्रवाइयों में मुलव्विस था। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खुरासानी कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबरा मुफ्ती नूर वली महसूद के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की प्लानिंग कर रहा था और ज़राए के मुताबिक वो टीटीपी के मुख्तलिफ धड़ों को मुत्तहिद करने में मसरूफ़ था और उसने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयों का इशारा दिया था। आपको बताते चलें कि पिछले साल नवंबर में हुकूमत और कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में आरज़ी मुफ़ाहमत और एक माह के लिए जंग बंदी पर रजामंदी हुई थी। दोनों फरीक़ों के दरमियान मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की छतरी तले हुए थे। एक माह की मुद्दत के बाद इस हवाले से पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 5 रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है और उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। Ceasefire it finished on the 9th of December, and as far as our talks with the TTP were concerned, they are on a hold. And the operations are continuing. It was a confidence-building measure taken to actually go into talks with these violent non-state actors on the request of the Afghan government, that the current Afghan government, who wanted, because after 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. So it was in that context that they gave this option that they would bring them to the table and make them accept what Pakistan wants. So those conditions, those terms and conditions were yet to be settled. There were some problems. There were some conditions which were non-negotiable from our side. And so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day. And we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. मोहम्मद खुरासानी की अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में हलाकत के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक यूसुफजई साहब, सीनियर सहाफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफजई साहब। हमारे पास तो ये इत्तलात हैं कि मोहम्मद खुरासानी अफगान सूबे नंगरहार में मारा गया है। इस बारे में आप क्या बता सकते हैं हमें? जी बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुख्तलिफ लीडर्स हैं, उन्होंने प्राइवेटली कन्फर्म किया है कि इनको आज अफ़गानिस्तान की सूबे नंगरहार में नामालूम अपराध ने मारा है। लेकिन मेरा राबता हुआ था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं मोहम्मद खुरासानी, तो अभी तक उन्होंने तस्दीक तो नहीं की, लेकिन जिस तरह मैंने जिक्र किया कि प्राइवेट डिस्कशन में टीटीपी के कुछ लीडर्स ने इसकी तस्दीक की है। मैं आपको बता दूं कि ये एक टाइटल है। ये जिस तरह अफ़गान तालिबान में तर्जुमान ज़िबिउल्लाह मुजाहिद एक टाइटल है, इस दौरान बहुत सारे लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं, मारे भी गए हैं। तो इसी तरह जो पाकिस्तानी तालिबान का तर्जुमान है, तर्जुमान जो है मोहम्मद खुरासानी, ये पहले तर्जुमान थे। मोहम्मद खालिद बल्ती इनका असल नाम है। इनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से था और ये पहले तर्जुमान थे जब शाहिदुल्लाह शाहिद को इस ओहदे से हटाया गया था। तो फिर ये अफ़गानिस्तान में गिरफ़्तार हो गए थे जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी डॉक्टर अशरफ गनी की, और ये बागराम जेल में थे। और अभी जब 15 अगस्त को अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया तो जो बहुत सारे लोग रिहा हुए थे जेलों से, तो मोहम्मद खुरासानी भी जेल से रिहा हो गए थे। लेकिन जो मेरी मालूमात है वो अभी तक गैर फ़ाल थे। उनका मुख्तलिफ़ दलों से ताल्लुक़ था, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। अलबत्ता अहम फिगर थे और ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये वहाँ से वाहिद मिलिटेंट कमांडर्स थे जिन्होंने टीटीपी को ज्वाइन किया था। बाद में
ایسی اطلاعات تھی کہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو آرگنائز کیا، تنظیم بنائی، اور جو مختلف حملے وہاں پہ ہو رہے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی محمد خالد خراسانی نے آرگنائز کیے تھے۔ ٹھیک، اچھا اس جو آپ بتا رہے ہیں کہ پرائیویٹلی اس کو کنفرم کیا جا رہا ہے، تو کس طرح کا یہ حملہ تھا؟ کوئی بم حملہ تھا کیا، یا کسی مقابلے میں مارے گئے، کیا ہوا ہے یہ؟ ابھی تک بہت کم معلومات اس کے بارے میں آئی ہیں، اور صرف ان کی ایک تصویر ریلیز ہوئی ہے، اور لگتا ہے کہ جن لوگوں نے مارا ہے تصویر انہوں نے لی ہے، جو طالبان وہاں پہ ہیں TTP کے لوگ ہیں، تو انہوں نے بھی یہی تصویر باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کو سر پہ گولی ماری گئی ہے۔ باقی کوئی تصویر ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ہے، جو مختلف تصاویر سامنے آ رہی ہے تو وہ اس کی نہیں ہے۔ ایک اور بھی لوگ اس کو غلط نام سے پکارتے ہیں، جو اور خراسانی ہے، جی تصویریں جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور باقی ٹی وی چینلز پہ، تو وہ مولوی محمد خالد خراسانی جو ہے وہ مولوی عبدالولی ہے، آقا محمد خراسانی ساری خالد خراسانی، تو وہ TTP کے کمانڈر ہیں محمد ایجنسی کے۔ تو عبدالولی آقا خالد خراسانی جو ہیں وہ محمد ایجنسی کے ہیں۔ تو اکثر میں نے دیکھا ہے، آج میں نے دیکھا ٹی وی چینلز پہ کہ لوگ کنفیوز تھے ان دونوں کے بارے میں۔ تو یہ جو ترجمان تھے، یہ ان کا اپنا اصل نام محمد خالد بلتی تھا، اور جو محمد ایجنسی میں TTP کے سربراہ ہے وہ عبدالولی آقا خالد خراسانی ہے۔ مشتاق یوسفزئی صاحب، یہی بتائیں کہ محمد خراسانی نے پاکستان میں ایسے کون سے دہشت گردی کے بڑے بڑے حملے ہیں جن کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ اصل میں یہ اتنے بڑے کمانڈر نہیں تھے، اور ان کو لکھنا پڑھنا تھا، یہ اس کو اس لیے ترجمان بنایا گیا تھا۔ خود تو بہت سارے ایسے واقعات پاکستان کے اندر ہوئے ہیں بڑے بڑے کہ انہوں نے خود میڈیا کو فون کر کے ان کی ذمہ داریاں قبول کی ہے۔ جو خود مجھے جب ان سے بات ہوئی تھی تو وہ جو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر جب طالبان نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی، اور مجھے یاد ہے میں اس وقت CMH پشاور میں کھڑا تھا اور میرے سامنے بچوں کی بہت سارے لاشیں پڑی تھی، اور جب اس نے فون کیا تو یہ کافی ریلیکٹنٹ تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں مجبوراً یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ قبول کریں۔ حالانکہ جب میں بچوں کی لاشیں دیکھتا ہوں تو میں بہت غمزدہ ہوں۔ تو یہ میرے خود اس وقت ان سے بات ہوئی تھی۔ تو ایک تو APS کا انہوں نے کلیم کیا تھا، جو چارسدہ یونیورسٹی میں بادشاہ خان یونیورسٹی ہے چارسدہ میں، وہاں پر بھی طالبان نے حملہ کیا تھا تو اس کی بھی ذمہ داری قبول کی تھی۔ باقی بہت سارے ایسے پاکستان کے اندر حملے ہوئے ہیں کہ جن کی ذمہ داری محمد خالد خراسانی نے قبول کی تھی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا مشتاق یوسفزئی صاحب۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے دنیا کے ساتھ پاکستان میں بھی اومیکرون پھیل رہا ہے اور اس کا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں سب سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کراچی میں اومیکرون ویرینٹ کی جو پھیلنے کی شرح ہے وہ 87% سے زائد ہو چکی ہے۔ سندھ اور پنجاب میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں، اور وہاں غور یہ کیا جا رہا ہے کہ پابندیاں سخت کر دی جائیں۔ مزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کا اومیکرون وائرس کیسز میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، اور اب ملک میں کرونا کی 5ویں لہر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ عوام کو احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلے پر عمل کرتے ہوئے کیسز کی تعداد کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا کے 1649 کیسز رپورٹ ہوئے، جو پچھلے 3 مہینوں میں کسی ایک دن میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس سے قبل 2 اکتوبر کو ملک میں 1656 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ مثبت کیسز کی شرح بھی گزشتہ روز 3.6 پر پہنچ گئی، جو 25 ستمبر کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ مثبت کیسز کی شرح کراچی میں 15% سے بھی تجاوز کر گئی، جبکہ لاہور میں انفیکشن ریٹ 7.5% سے بھی اوپر چلا گیا۔ پنجاب اور سندھ حکومت دونوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کیسز میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو انتظامیہ کو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر 7 روز کی ایوریج نکالی جاتی ہے تو 0.10% پازیٹیوٹی ریشو کراچی شہر کا ہے۔ کوئی سخت فیصلہ سندھ حکومت نے ابھی فی الحال نہیں کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہسپتالوں میں اس طرح کا پریشر ابھی تک
नहीं आया और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा क्लोजली इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और गाहे बगाहे अपडेट्स हमको देता है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। आज कोविड का सामना हमें फिर करना पड़ रहा है। वजह यह है कि लाहौर के अंदर भी शरह जो है वो बढ़ रही है, आज के दिन में 5 से ज्यादा हो गई है। ये ना हो कल फिर स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़े। दूसरी जानिब NCOC के सरबराह असद उमर ने भी आवाम से एक मरतबा फिर कोरोना वायरस के खिलाफ जो SOPs ज़रूर इख्तियार करनी होती हैं, इन पर अमल दरामद करने को कहा है। कोरोना का मर्ज जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो जिस तेजी से इस वक्त वबा के अंदर इजाफा हो रहा है, इसलिए जो बिल्कुल बुनियादी एहतियाती तदाबीर है, मैं एक दफा फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए लोगों से कहूंगा कि उनको जरूर फॉलो करें, मास्क जरूर पहने। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई तो फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवाएं। अगर एक डोज लगवाई थी और उसको 4 हफ्ते गुजर गए हैं तो दूसरी डोज के लिए जरूर फौरी तौर के ऊपर जाएं। और अगर आपकी 30 साल से ज्यादा उम्र है और आपकी दूसरी डोज लगे हुए आपको, या आप सिंगल डोज वैक्सीन आपको लगी थी और आपको 6 माह से ज्यादा का अर्स गया, तो बूस्टर डोज जो है वो फौरी तौर पर जरूर लगाएं। यही इसका बेहतरीन दिफा है। जनवरी से हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। ये सूरत हाल किस तरह डेवलप होती चली आ रही है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद, सरबराह शोबा वबाई अमराज, आगा खान अस्पताल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, हम ये मुसलसल देख रहे हैं कि कोरोना के जो इन्फेक्शन रेट है ये बढ़ता चला जा रहा है और कराची में 15% और लाहौर में 7% से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन खुशाइन बात ये भी है कि अस्पतालों में उस तरह का रश नहीं है जैसा माजी में हमने देखा, तो मगर एहतियात की शदीद ज़रूरत है अभी भी। जी, वालेकुम अस्सलाम, बताने का शुक्रिया। तो इसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि अस्पताल पे दबाव अभी तो नहीं है, मगर हमने कोविड के दूसरे लहरों में भी ये देखा है कि अस्पताल पे जो दबाव पड़ता है वो लहर शुरू होने के तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद ही नज़र आता है, क्योंकि एक दफ़ा किसी को कोविड हो तो बीमारी जो है ज़ोर जो पकड़ती है वो फ़ौरन नहीं, कुछ अरसे बाद पकड़ती है। और दूसरी चीज़ जो याद रखने की ज़रूरत है कि अस्पताल पे दबाव तो नहीं है, अलबत्ता अस्पताल के डॉक्टरों में ये इन्फेक्शन अब ऑब्वियसली वही फैल रहा है, तो हॉस्पिटल के निज़ाम चलाने में भी अब दूसरे अस्पतालों को मुश्किल पेश आ सकती है। ठीक, अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि सर्दी के मौसम है, तो सर्दी के मौसम में यूरोपीय ममालिक हों या पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में भी सर्दी में इजाफा हुआ है, तो इसका कोई ख़ास कनेक्शन है कि सर्दी में ज़्यादा फैलता है? देखिए, कोरोना का जो वायरस है, कोविड जो पैदा करता है, वो आम नज़ला खांसी ज़ुकाम के वायरस से ही मिलता जुलता है। तो जैसे ये सारे वायरसेस जो हैं ये सर्दियों में ज़्यादा फैलता है, तो इसी तरह से ये वायरस भी ठंड मौसम में खास और खुश्क मौसम में ज़्यादा दूर और ज़्यादा आराम से। ठीक, अच्छा, अब इसका हल यही है कि जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, वैक्सीनेटेड हैं, वो बूस्टर लगवाएं और जिन्होंने अपने आप को वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन लगवाएं और एहतियाती तदाबीर, मास्क वगैरह, समाजी फासला, इसको इख्तियार करें। जी बिल्कुल, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ये ज़हन में रखना कि वैक्सीन इसका सिर्फ हल नहीं है। अगर आपने वैक्सीन लगाई है मगर मास्क नहीं पहना हुआ है, अगर समाजी आपने फासला इख्तियार नहीं किया, या ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो वैक्सीन इतना काम नहीं करती। और हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिनको वैक्सीन लगने के बावजूद भी इन्फेक्शन होता है। मगर वैक्सीन का दूसरा एक एडिशनल फ़ायदा ये ज़रूर है कि अगर आपको वैक्सीन अगर लग गई है तो फिर आपकी बीमारी इतनी शिद्दत की नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं वायरस के मुतालिक मज़ीद भी पूछूंगा, लेकिन अक्सर अब लोगों से बात होती है, लोग थकन का इजहार करने लगे हैं कि ये अब ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है और लोग इसे कबूल नहीं कर पा रहे, तो हमें इसके साथ ही चलना है या कोई रास्ता ऐसा आगे चल के निकल सकता है कि हमें ये एहतियाती तदाबीर, वैक्सीन, मास्क वगैरह, इसके बगैर भी हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे? तो बिल्कुल, ये दूसरे वायरसेस की तरह भी वक्त के साथ ये ऐसा वायरस हो जाएगा जो कि मौसमी इन्फेक्शन करेगा। एंड प्रॉब्लम भाई ऐसे ही होगा कि जब इसका ज़ोर पकड़ेगा जिस मौसम के अंदर, तो उस मौसम में हम एहतियात ज़्यादा करेंगे, और जब ज़ोर कम होगा इसका तो हमको इतनी एहतियात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर आजकल तो बाकी इसका ज़ोर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिस तेज़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, इस रफ्तार से शायद मैंने पहले नहीं देखा है, तो अभी एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना एक दफ़ा ये ज़ोर पकड़ता है तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हम देख रहे हैं कि कराची में ख़ास तौर पर इन्फेक्शन रेट भी बढ़ा है, और जो मरीज़ आ रहे हैं उसमें ओमिक्रॉन के जो मरीज़ हैं वो तकरीबन 87% हैं, और इसकी वजह क्या हो सकती है? कराची में
दीगर शहरों के मुकाबले में लोगों ने अपने आप को वैक्सीन कम लगवाई है, 40% यहाँ पर लोग रेट है जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है, ये इसकी वजह है या कोई और भी वजह हो सकती है? तो देखें, चूंकि ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलता है, तो जब भी लोग एक ही जगह पे ज़्यादा हों तो ये वायरस उधर ही पहले फैलता है, और ये इस वजह से हम बड़े शहरों में पहले देखते हैं। मगर ऐसा नहीं कि कराची में कोई ख़ास बात है। अगर आपको याद पड़ता है, 2 वेव्स पहले लाहौर में पहले ज़्यादा केसेस आ रहे थे, फिर वो कराची में आ गए, उसके बाद फिर कराची में थोड़ा ज़्यादा है, फिर लाहौर में है। तो इसी तरह से किसी एक शहर में ये पहले बढ़ता है और उसके बाद दूसरे शहर में आता है। मगर याद रखें, कराची के अंदर बैरून मुल्क से भी लोग ज़्यादा आते हैं, और ऑब्वियसली मौसम ऐसा था, शादियाँ और तकरीबात ज़्यादा थी, तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट सिचुएशन थी जहाँ पे ये वायरस ने फैलना शुरू किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल महमूद साहब, सरबरा वबाई अमराज आगा खान हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद थे। एहतियात कीजिए, जितनी कर सकते हैं समाजी फासला इख्तियार कीजिए, मास्क लगाइए, वैक्सीन नहीं लगवाई तो वैक्सीन लगवाइए, और अगर वैक्सीन लगाए हुए 6 महीने हो गए तो बूस्टर डोज लगवाइए। यही हल है इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, आप इस दौरान हेडलाइंस देख सकेंगे और फिर प्रोग्राम जारी रहेगा। शदीद बर्फबारी या दम घुटने से सानह मरी में 23 अफराद की अमवात ऐसे चुभते हुए सवालात छोड़ गई है जिनका बज़ाहिर जवाब सरकारी गफलत और लापरवाही और मुकामी लोगों की बेहिसी और मुतासरीन की कम इल्मी करार दिया जा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर वफाकी और सूबाई महकमे और मुकामी इंतज़ामिया बर वक्त कार्रवाई कर लेती और अहलियाने मरी हिर्स और लालच छोड़कर मामूली सी फराग दिली कर लेते तो शायद मलका एक गुहसार से 22 जनाजे ना उठते। जुम्मे हफ्ते की दरमियानी शब हज़ारों लोग रात भर सड़कों पर फंसे मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया, महकमा सयाहत या NDMA की जानिब से कोई ना आया, और बर्फबारी थमने के बाद जब फंसी हुई गाड़ियों के दरवाजे खोलने की कोशिश की गई तो मुतादिद गाड़ियों में सयाह बेहोश थे या फिर उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। 10 बच्चों समेत एक ख़ानदान के 8 अफराद और दूसरे ख़ानदान के 5 अफराद समेत 23 अफराद मौत की वादी में जा चुके थे। 23 में से 16 की लाशें बर्फ़ में फंसी 4 गाड़ियों से बरामद हुईं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इंतज़ामिया जिस वक्त पहुंची उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने सानह मरी की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। शहबाज शरीफ ने बताया कि मुस्लिम लीग नून के दौर में पंजाब हुकूमत हर साल विंटर टूरिज्म पर प्लानिंग करती थी, लेकिन PTI हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है, और इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। ये कौम, ये खून इनको माफ नहीं करेगी। हमारे जमाने में एडवांस मीटिंग्स होती थी, उसमें MNS शामिल होते थे, MPs होते थे, इंतजामिया होती थी, पुलिस होती थी, बाकायदा प्लान बनता था, उसके ऊपर अमल दरामद होता था। क्या ये बता सकते हैं कि कितने नमक के स्टॉक्स कहाँ किए, मशीनरी को रिपेयर कब कराया, उसको मोबिलाइज कब किया, कब रेड अलर्ट इन्होंने जारी किया? कतन कोई काम नहीं हुआ। इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतजामिया तैयार नहीं थी। इंतजामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ है? इस्तीफा दे, घर जाएं। पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे, और जो लोग हैं को कारवा की सजा मिले। 20 लोग मरी में इतना बड़ा हादसा में शहीद हो चुके हैं, और अगर इस किस्म का जो कमेटी फॉर्म हुआ है इसको करके हम ये इंसिडेंट भूल जाएंगे तो उनके खानदानों के साथ नाइंसाफी होगी। पूरा ऑपोजिशन का मुतालबा होगा कि इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए, ताकि ना सिर्फ मुल्क और कौम के सामने हकीकत लाया जाए, मगर जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सरकारी गफलत और लापरवाही के साथ साथ सानह मरी में बेहिसी और संगदिली का बड़ा अंसर मरी के होटल मालिकान का रवैया भी था। एक जानिब लोग जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखने की कशमकश में थे, तो दूसरी जानिब मुतादिद होटल मालिकान और बेशुमार अहलियान मरी ने मौका परस्ती की इंतहा कर दी। मफाद परस्ती और खुद गर्जी के ऐसे ऐसे वाक़यात सोशल मीडिया और ख़बरों पर सामने आ रहे हैं जिनसे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। 3000 रुपये वाले कमरे के 20 से 50,000 रुपये तक मांगे गए। बाद सयाहों ने सोने के जेवर देकर होटल का किराया अदा किया। 1 घंटा हीटर चलाने के 1000 रुपये चार्ज किए गए। गाड़ी को धक्का लगाने के लिए 1000 से 1500 रुपये और टायर पर चेन लगाने के
5 से 10 हज़ार रुपए देने पर सयाह मजबूर हुए। ब्लैक मेलिंग का ये अंदाज यकीनन हुकूमती नाअहली को ही जाहिर करता है। इस हवाले से बाकायदा मैकेनिज़्म की ज़रूरत है और इस तरह की सूरत हाल में काम कर सके। फ़िलहाल हुकूमत ने मरी को आफतज़दा करार देकर एमरजेंसी नाफिज कर दी है। पाक फ़ौज और रेस्क्यू इदारों की जानिब से इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। मरी की तमाम शाहराहें ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दी गई हैं। लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 8 लाख रुपए और इमदाद का ऐलान भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सानह मरी की इंक्वायरी के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ज़फ़र नसरुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। इंक्वायरी कमेटी को 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का पाबंद किया गया है। तहक़ीक़ाती कमेटी के लिए TORs भी तय कर दिए गए हैं। तयन करदा TORs में अहम नौइयत के सवालात पूछे गए हैं, जिनकी मदद से सानह मरी के ज़िम्मेदारों का तयन बआसानी हो सकेगा। सानह मरी की तहक़ीक़ाती कमेटी जिन खतूत पर इंक्वायरी करेगी, उनमें पूछा गया है कि महकमा मौसमियात की वार्निंग पर मुतल्लिका हुक्काम ने क्या मुश्तरका मनसूबाबंदी की थी। मीडिया के जरिए मरी जाने वालों के लिए कोई सफरी हिदायत जारी की गई थी। इसके अलावा मरी में बेपनाह हजूम होने पर ट्रैफिक के इंतजामात, मरी में दाखिल होने वाली गाड़ियों की गिनती, किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तय की गई हिकमत अमली और कंट्रोल रूम के क़याम से मुताल्लिक़ भी सवालात उठाए गए हैं। कमेटी मुताल्लिक़ा हुकाम से ये भी पूछेगी कि इस्लामाबाद और गलियात के दाखिली पॉइंट्स पर गाड़ियों को क्यों नहीं रोका गया। तफ्तीश इस रुख पर भी की जाएगी कि बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी, लिफ्टर्स, स्नो मोबाइल्स कहाँ रखी गईं। होटलों, गेस्ट हाउसेज में हंगामी सूरत हाल के हवाले से क्या मनसूबा बंदी की गई। तयशुदा TORs में तैनात ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तादाद, रेस्क्यू इदारों और अस्पताल से एमरजेंसी सर्विसेज से मुताल्लिक़ राब्तों से मुताल्लिक़ सवालात भी उठाए गए हैं। सबसे अहम तफ्तीश उन नुकात पर की जाएगी कि बर्फानी तूफान के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक मौसर रहा, लोगों को कारों से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल क्यों नहीं किया गया और इस तमाम बदतरीन सूरत हाल में कोताहियाँ किन किन अफसरान से हुई। कमेटी 7 यौम में जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी। तहकीकाती कमेटी के TORs के अलावा भी इंक्वायरी के कई पहलू हैं, जिनसे मालूम हो सकता है कि कोताही कहाँ कहाँ हुई और किस किस से सरजद हुई, जैसे कि सूबाई हुकूमत या ज़िले इंतज़ामिया ने बर वक्त फ़ौज की मदद क्यों तलब नहीं की। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी मरी एक्सप्रेस वे को बर्फ से क्लियर कराने में कितनी मुतहर्रिक रही। सयाहों की गाड़ियों की रवानी के लिए मोटरवे पुलिस और NHA ने क्या इक़दाम किए। इस सहने से कबल NDMA और पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिलीफ और रेस्क्यू के लिए कोई पेशगी इक़दाम किए थे। हैरानकुन बात यह है कि पंजाब के वज़ीर क़ानून राजा बशारत अली खान ने इंक्वायरी से पहले ही नताइज अक्स कर दिए हैं। उनका कहना है कि सानह मरी किसी इंसानी गफलत और कोताही की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि मरी में मामूल की बर्फबारी नहीं हुई, बर्फानी तूफान आया जिसने निज़ाम को मफलूज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन ने होटलों में रहना मुनासिब न समझा, लोग गाड़ियों में हीटर चलाकर बैठे और उनकी अमवात हुई। ये हादसा जो है स्नो ब्लिजर्ड की वजह से हुआ है, ट्रैफिक की वजह से नहीं हुआ। असल हकीकत भी ये है कि उसमें किसी, मैं समझता हूँ कि इंसानी जो अमल है या कोताही है वो अब ये फिर किसी न किसी लिहाज से ये इंक्वायरी पर असरअंदाज होगी। लेकिन जो स्नोफॉल वहाँ पे हुई है उसको अब स्नोफॉल नहीं कह सकते, वो एक स्नो ब्लिजर्ड था जो कि मैं समझता हूँ कि तरक्की याफ्ता अगर ममालिक में भी आए तो वहाँ के जो निज़ाम है मामूल ज़िंदगी का उसको वो मफलूज करके रख देता है। एक बात जरूर ज़हन में रखें कि जिन लोगों के साथ हादसा पेश आया वो मरी जा नहीं रहे थे, बल्कि मरी से वापस आ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन लोगों ने होटलों में रहना इसलिए मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वहाँ पे बिजली जा चुकी थी, होटलों में बिजली मौजूद नहीं थी। जब बिजली नहीं होगी, हीटर नहीं होगा, वहाँ पे पानी नहीं होगा, तो सो लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठकर हीटर लगाना मुनासिब समझा, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। तहक़ीक़ात से पहले ये क़यास ज़रूर किया जा सकता है और माहिरीन की राय भी है कि होटलों के होशरुबा किराए और सड़क पर ट्रैफिक जैम होने पर मुसाफिरों ने अपनी कारों में बैठने को बेहतर जाना और गालिबन गैस हीटर ऑन कर दिया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मरी में सयाहों की अमवात की वजह सर्दी नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये बगैर बू की गैस है, लिहाजा इसका पता भी नहीं चलता और पहले इंसान चंद मिनटों में बेहोश और फिर मौत वाक़ई हो जाती है। अफसोसनाक बात यह है कि महकमा मौसमियात की वार्निंग अलर्ट, मुसलसल बर्फबारी और मरी टोल प्लाजा से 1.5 लाख से ज़ायद गाड़ियों के दाखिले के बावजूद सरकारी सतह पर मतलूबा पेशगी इंतजामात करने की सहमत न की गई। महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को ही अलर्ट जारी किया था कि शदीद बर्फबारी के बाइस मरी, गलियात, नथिया गली,
कागान, नारान और दीगर इलाकों में 6 जनवरी से 9 जनवरी तक सड़कें बंद हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि माजी में भी इस इलाके में इससे भी ज़्यादा बर्फबारी हुई है, लेकिन इस साल संगीन बदइंतज़ामी की वजह से ये सानहा हुआ। जुमे को हमारे प्रोग्राम में डीजी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी रज़ा अली हबीब ने भी आवाम से अपील की थी कि वो मरी का रुख ना करेंगे। सोचने की बात तो ये भी है कि मरी में 4000 गाड़ियों से ज़्यादा पार्किंग की जगह और 25,000 से ज़्यादा लोगों के ठहरने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों की बड़ी तादाद को मरी में दाखिले पर कहीं किसी ने नहीं रोका। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सानहे के बाद जवाब पेश किया कि अगर 5000 लोग बगैर बुलाए आपके घर पहुंच जाएं तो आप क्या करेंगे। 48 घंटों के अंदर चूंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड बर्फ पड़ी है, कमिश्नर मरी जो है वो कह रहे हैं कि ये कई सालों का, जो कई दहाइयों का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। 48 घंटों से कम वक्त में लाखों लोग जो हैं वो इन इलाकों में चले गए। अब इतनी थोड़े वक्त में इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उसकी जो प्रिवेंशन है उसमें मुश्किलात आएंगी, और ये मुमकिन नहीं है कि कोई इंतज़ामिया को ये कहा जाए या किसी को भी ये कहा जाए इतनी छोटी तादाद में कि वो सारे मामले को अचानक हैंडल कर लेगा। जो एक ह्यूमनली पॉसिबल मेजर्स थे वो तो उन्होंने लिए हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको, अगर किसी के घर में बगैर बताए अचानक 5000 बंदा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो तो बेबस है। जब हम कहते हैं कि टूरिज्म जो है वो बढ़े तो उसका मतलब ये नहीं है कि 48 घंटों में वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे, तो कोई भी जाहिर है वो कोलैप्स कर देगा सिस्टम। दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने सानहे से 2 रोज पहले ट्वीट की थी कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और अकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सयाहत में यह भी इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त 1 लाख गाड़ियों के मरी में दाखिले पर फखरिया अंदाज में ट्वीट की जा रही थी, उस वक्त इंतज़ामिया और मुताल्लिक़ा इदारों को भी हाई अलर्ट किया जाना चाहिए था, या कम अज़ कम बाकी गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रोक देना चाहिए था। इस तमाम सूरत हाल पर जो मरी में पेश आई, हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आमिर सईद अब्बासी साहब, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद, जिसके बाद तफसील से हम बात करते हैं। ब्रेक से पहले हमने तफसील से बताई तमाम सूरत हाल आपको कि सानह मरी जो हुआ उसके मुख्तलिफ महरिकात क्या हो सकते हैं, क्या क्या सूरत हाल रही। 23 अफराद की जानें इस सानहे में चली गई हैं, और आज इस वक्त हम बात करेंगे आमिर सईद अब्बासी साहब मरी के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं, और उनसे पूछते हैं इस तमाम सूरत हाल के मुतालिक अब तक क्या कुछ सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, क्या बताएंगे आप, ये जो हलाकतें हुई हैं यहाँ पर 23 हलाकतें, अब वाज़े तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे एक हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मौसम बहुत शदीद हो गया था और लोग भी ज़्यादा पहुँचे थे, जाहिर सी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये तनकीद की जा रही है हुकूमत के ऊपर कि बद इंतज़ामी की वजह से हुआ, नाक़िस इंतज़ामात की वजह से हुआ, प्लानिंग ना होने की वजह से हुआ, लोग ज़्यादा पहुँच गए, इस बात को सेंस ही नहीं किया गया कि कोई हादसा यहाँ पर हो सकता है, इस वजह से ये अमवात हुई हैं। जी मसूद साहब, हर जब भी कोई हादसा होता है तो उसके बहुत से महरकात होते हैं, बहुत सी नेगलिजेंस होती है और बहुत से उसमें एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से एक हादसा होता है, और इसमें जो सबसे बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी आयद होती है वो इंतज़ामिया की और हुकूमत की होती है, जिन्होंने इस जगह के ऊपर, एक पिकनिक स्पॉट के ऊपर, तमाम डिसिप्लिन को मेंटेन करना था और तमाम तर जो सूरत हाल थी उस पर काबू पाना था और एक जामे प्लान बनाना था। हमने इससे पहले देखा, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि मरी में बर्फ़बारी होती है, कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है, लेकिन इस मरतबा जो हादसा हुआ और सानिया हुआ, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक मिस मैनेजमेंट, सबसे पहले जो ट्रैफिक प्लान था उसमें बहुत ज़्यादा मिस मैनेजमेंट की गई थी। इससे पहले ये होता था कि अभी जिस मुकाम पे हम मौजूद हैं ये मरी में एंट्री का पॉइंट है और यहाँ से 2 रास्ते मरी में जाते हैं, एक न्यू जो इस्लाम मरी एक्सप्रेस वे है वो रास्ता है और दूसरा मरी का पुराना रोड जिसको कहा जाता है वो रास्ता है। और प्लान ये बनता था कि एक साइड से ट्रैफिक जाएगी और दूसरे रास्ते से वो ट्रैफिक वापस आ जाएगी, क्योंकि मरी में 1 लाख गाड़ी के रुकने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये ऐसे ही होता था कि लोग एक साइड से जाते थे, थोड़ा सा बर्फ़ से एंजॉय करते थे और फिर वो गाड़ी में बैठ के वापस आ जाते थे। लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ कि दोनों रास्तों से जाने की इजाज़त दी गई और जो मरी एक्सप्रेस वे है वहाँ से भी ट्रैफिक जाती रही और जो पुराना रास्ता है मरी घोड़ा गली का वहाँ से भी ट्रैफिक जाती रही, और तीसरी जो रास्ता था जो गलियात से आने वाला रास्ता है वहाँ से भी ट्रैफिक आ रही थी। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इनका एक जंक्शन होता है कुल्डना चौक में
और कुलडना चौक में तमाम जो ट्रैफिक थी, जब वो तीनों अतराफ से आई, जो मरी एक्सप्रेस वे से आने वाली है, मरी के पुराने रास्ते घोड़ा गली रास्ते से आने वाली है और गलियात से आने वाली है, जब वो कुलडना चौक में बिल्कुल ब्लॉक हो गई तो उसके बाद बर्फ़ की शिद्दत भी ज़्यादा थी और वहाँ पर जब ब्लॉक होना शुरू हो गई तो वहाँ पर ना तो किसी जो सफाई करने वाली, बर्फ़ की सफाई करने वाली गाड़ी की एक्सेस थी, ना इंतज़ामिया की कोई एक्सेस थी और बिल्कुल ब्लॉक हो गया और गाड़ियों के आगे आगे 2-2 फीट बर्फ़ पड़ गई। तो उसके बाद इस पूरे इलाके में, ये जंगल का इलाका था जो ये ख़ास तौर पर कुलडना के अतराफ जिसमें दरिया गली, झिका गली और सनी बैंक के इलाके हैं, ये तमाम जंगल का इलाका है और यही हुआ कि इस ख़ास तौर पर इस पॉइंट के ऊपर तमाम ट्रैफिक चौक हो गई, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकी। मशीन ऐलान करती थी कि हट जाएं, आगे से हट जाएं और जो सयाह थे वो कहते थे हम कहाँ पर हटें क्योंकि हमारी तो गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। सो ऐसी सूरत हाल थी जिसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी और एक ग्रॉस मिस मैनेजमेंट हुई क्योंकि ट्रैफिक को निकालने का कोई रास्ता ही नहीं था क्योंकि तीनों साइड से ट्रैफिक आई और वो ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से ये सानिया हुआ और उसके बाद फिर दीगर एस्पेक्ट भी इसमें आए। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से इस शदीद ठंडे इलाके और जंगल के इलाके में ये ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से ये सानिया हुआ और फिर बाकी नेग्लिजेंस आमिर साहब क्या वजह थी थे वो कि ना पहुंच सके? जैसा सब ये मानते हैं कि गाड़ियां पहुंच गई, रोजाना 20-25 हज़ार के हिसाब से गाड़ियां वहां पहुंच रही थी, टोल प्लाजा पर इसकी एंट्री भी हो रही थी, पता भी था, हाँ वुज़रा भी इस पर ट्वीट कर रहे थे, इस पर खुशी का इजहार कर रहे थे, तो सबको मालूम था। फिर आप जो बता रहे हैं कि 3 रास्ते और तीनों से जाने की इजाज़त दे दी गई और ऐसा माजी में नहीं हुआ, तो ये तो साफ पता चल रहा है कि इस दफ़ा प्लानिंग थी ही नहीं शायद। जैसा शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी बताएं अब हुकूमत कि कहाँ पर आपने नमक स्टोर किया था, बताएं कब मशीनरी मूव की थी, बताइए कब आपने रेड अलर्ट जारी किया था। तो ये जो आप बात बता रही हैं तो बड़ी बुनियादी सी चीज़ है जो हर साल प्रैक्टिस होती है, हर दफ़ा प्रैक्टिस होती है कि एक रास्ता जाने के लिए और एक आने के लिए। जब यहीं पर नाकामी नज़र आती है तो फिर आगे तो क्या सूरत हाल रही होगी? तौर के ऊपर बिल्कुल एक ट्रैफिक प्लान बनता था और उस प्लान के तहत ये सारी चीज़ होती और ऐसा ही होता था कि जो गाड़ियों के साथ साथ मशीनें मूव करती थी, उसके साथ जो नमक वाली गाड़ियां थी वो भी काम करती थी और फिर साथ में ट्रैफिक वार्डन्स भी मूव करते थे। लेकिन इस मरतबा बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ और जब ट्रैफिक ब्लॉक हो गई तो मशीनरी के पास मूवमेंट की कोई जगह नहीं थी सिवाय इसके कि वो ऐलानात करते रहते और बाद अज़ां फिर वो मशीनें भी फंस गई क्योंकि वहाँ पर आगे उनके गाड़ियों की एक लंबी कतारें लग गई और फिर तमाम जो लोग थे जब वो वहाँ पर फंस गए, तकरीबन 20 घंटे तक लोग जब फंसे रहे, वो मशीनों का इंतज़ार करते रहे, वो कॉल्स मैसेजेस करते रहे, लेकिन बिल आखिर जब उनके मोबाइल फ़ोन्स में बैटरीज ख़त्म हो गई, वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन का राब्ता नहीं हो सका, तो फिर ये तमाम तर सूरत हाल में यहाँ पे ये इतना बड़ा सानिया हुआ कि लोग मजबूर तमाम रात उन्होंने जब गाड़ियों में गुजारी और हीटर्स का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से ये अमवात हुई जो बहुत अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन उसमें इंतज़ामिया जब ये ट्रैफिक ब्लॉक हो गई तो इंतज़ामिया के पास निकालने का ना कोई रास्ता था और फिर तमाम जो लोग थे उनका फोकस जो था वो मरी शहर के ऊपर था। मरी शहर में बहुत थोड़ी सी कैपेसिटी है, जो जीपीओ चौक है, जो मरी शहर के अतराफ जाने वाले जो रास्ते हैं वो बहुत थोड़े से लोग और बहुत थोड़ी सी ट्रैफिक वहाँ पर थी। असल जो रास्ता था वो सनी बैंक का रास्ता था जो गलियात से आने वाला और पिंडी से जो जाने वाला रास्ता है और इसके अलावा एक्सप्रेस वे से आने वाला रास्ता है। वहाँ पर कोई इंतज़ामिया का नहीं था एहलकार, ना वहाँ पर जो कोई ट्रैफिक जो वार्डन्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे, ना ही वहाँ पर जो दीगर पुलिस थाने की पुलिस थी वो वहाँ पर पहुँची, ना ही वहाँ पर जो है वो मशीनरी पहुँची। जाहिर सी बात है आमिर साहब, वैसे जब सड़कें ही बंद, सारे रास्ते ही ब्लॉक हो जाएंगे और बर्फबारी हो रही होगी तो कौन पहुंच सकेगा। एक तो मामला ये हो गया कि जो नज़र आ रहा है कि सड़कें बंद थीं, चारों तरफ से लोगों को आने की इजाज़त दी गई, एग्जिट और एंट्री के लिए अलग अलग रास्ते नहीं थे, फिर बर्फबारी भी हो गई, लोग इसमें फंस गए। दूसरी एक अफसोसनाक बात यह आई कि सैकड़ों के हिसाब से ऐसी फुटेजेस और वीडियोस और मैसेजेस मौजूद हैं कि लोग ये बता रहे हैं कि वहाँ पर होटल मालकान ने, होटल वालों ने क्या रवैया इख्तियार किया, किराए बहुत मांगे, जगह जगह पे तंग किया, जेवरात के एवज़ लोग वहाँ पर रहने पे मजबूर हुए। तो ये हुकूमत तो बात करती है अपनी नई जो इनकी टूरिज़म पॉलिसी है उसकी बात करती है, टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है उसमें जो उन्होंने बेहतरी की उसकी बात करती है, मुकामी इंतज़ामिया, तो ये ना मुकामी इंतज़ामिया का यहाँ कोई किरदार नज़र आ रहा है, ना वो टूरिज़म पॉलिसी और टूरिज़म डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है। तो ये सब कुछ क्या है? हुकूमत का तो फोकस टूरिज़म पर है।
मसूद साहब, ये एक बहुत अफसोसनाक बात थी कि इस मरी के इतने बड़े जो स्पॉट है और इतना बड़ा जो एक टूरिज़म का हब है, वहाँ पर उस पूरे इलाके को मॉनिटर करने के लिए, सुपरवाइज़ करने के लिए और फैसला करने के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, और एक असिस्टेंट कमिश्नर जो बहुत ही यंग भी हैं और ना ही वो इतने बड़ा फैसला कर सकते हैं कि कहाँ से ट्रैफिक को रोकना है, कहाँ से नहीं रोकना, और एक ही अफसर है वही फैसला करता है। ना वो कभी मरी शहर में पहुँचता है, कभी पिछले रोड पर पहुँचता है, कभी एक्सप्रेस वे पर पहुँचता है। कोई इंतज़ामिया के आला अफसरान नहीं पहुँचे। जिन तमाम की जो तमाम डिस्ट्रिक्ट के थे, जो पिंडी डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर थे, जो डिप्टी कमिश्नर थे, वो तमाम पिंडी से बैठ के वहाँ पर फैसले करते रहे और कॉल्स करते रहे। वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर की बात और असिस्टेंट कमिश्नर की बात हुई, सही साहब, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? ये होटल से किराए कौन, इसकी भी कोई रेगुलेटरी होती है ना, तो इनको कौन रेगुलेट करता है और इनके ऊपर क्या चेक था? मसूद साहब, यहाँ पर टूरिज़म डिपार्टमेंट का कोई नामो निशान नहीं है जो चेक कर सके कि यहाँ पर जो गिरां फरोशी हुई, जो सयाहों को लूटा गया और उनसे इतने महंगे दामों उनसे उनको बुनियादी अशिया की चीज़ें दी गई और कमरे तक दस्तयाब नहीं थे। जिसके पास कमरा था उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, फैसिलिटीज़ थी तो खाने पीने की चीज़ नहीं थी, खाने पीने की चीज़ थी तो वो इतनी महंगी थी कि वहाँ पर लोगों को अपने इवन जेवरात रखवाना पड़े। सो एक ग्रॉस मिसमैनेजमेंट थी। कोई पूछने वाला नहीं था, ना कोई देखने वाला था, ना कोई चेक करने वाला था। इंतजामिया का सारा जो कोशिश थी वो ट्रैफिक निकालने पे थी, ट्रैफिक निकालने पे थी और ट्रैफिक मूव नहीं कर रही थी। सो इन सारे हालात में यहाँ पर कोई मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो इस असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा नहीं पहुँचा, जो यहाँ पर देखता कि क्या इंतजामात हैं और क्यों यहाँ पर आम तौर पर भी मरी में इस तरह की शिकायत सामने आती हैं और सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो मौसम गर्मा हो या सरमा हो, उनकी शिकायत सामने आती हैं कि यहाँ पर बहुत जो है वो रेट्स हाई हैं और बहुत महंगे जो है वो कमरे दिए जा रहे हैं, एकोमोडेशन दी जा रही है। इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और एक बेलगाम किस्म की यहाँ पर इंतज़ामिया है। जो होटल्स मालिकान हैं वो जिसको चाहते हैं जो रेट लगाते हैं, जब चाहते हैं जब जिसको चेकआउट कर देते हैं, चेक इन कर देते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस मरी में। बहुत शुक्रिया आपका होटल्स मालिकान है। थैंक यू सो मच। तफसील से हमें बता रहे थे क्या सूरत हाल थी, अफसोसनाक सूरत हाल कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, मुकामी इंतज़ामिया का कोई अमल दखल नहीं, वहाँ पर टूरिज़म डिपार्टमेंट का कोई अमल दखल नहीं। हुकूमत इस सानहे से पहले खुशी का भी इजहार करती रही, उसके वज़रा खुशी का इजहार करते रहे और फिर ये सानहा होंगे। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं। IMF का छठा जायज़ा इजलास मौक़र हो चुका है और IMF की $1 अरब की क़िस्त मशरूत है मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बिल्स के साथ, जो हुकूमत को हर सूरत में पास कराने होंगे। जायज़ा इजलास अब तवक्को यह है कि इस माह के अवाखिर में हो जाए, उसका इम्कान ज़रूर मौजूद है, लेकिन हुकूमत के लिए ये खासा मुश्किल मरहला मालूम हो रहा है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। बिलाशुबा IMF की शराइत पर मबनी मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कवानीन PTI हुकूमत के गले की हड्डी बन चुके हैं, जिनको निगलना बहुत मुश्किल और उगलना शायद नामुमकिन बन चुका है। इन कवानीन की मंजूरी ना होने की वजह से परसों बुध को प्रोग्राम बहाली से मुताल्लिक IMF का छठा जायज़ा इजलास मौखर कर दिया गया है। आज सेनेट में ये बिल्स पेश किए जाने थे, जबकि कौमी असम्बली में इन बिल्स पर बहस का दिन मुकर्रर था, लेकिन सानह मरी की वजह से एजेंडा तब्दील कर दिया गया। अब कल पार्लियामेंट में ये दोनों बिल बहस के लिए पेश होने की इत्तलात हैं। दरअसल IMF ने $1 अरब की क़िस्त, 350 अरब रुपए के टैक्सेस में इजाफे और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कानून से मशरूत कर दी है। इन दोनों कवानीन की मंजूरी इमरान खान हुकूमत के लिए एक बार फिर एतमाद का वोट लेने के बराबर हो चुकी है। ख्याल रहे कि IMF ने फंड्स बहाली एग्रीमेंट का एलामिया 21 नवंबर को जारी किया था, जिसको 1.5 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अब खबरें हैं कि IMF का जायज़ा इजलास अब 28 या 31 जनवरी को होने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़रिए ट्वीट के ज़रिए एक बयान जारी किया गया और इसमें हुकूमत ने मुतालिका बिल्स कौमी असम्बली में मुतारिफ करा दिए हैं, ये बताया गया, और कानून साजी का अमल पूरा होगा तो IMF बोर्ड इन सिफारिशात की मंजूरी के लिए गौर करेगा। कानूनी कार्रवाई की तकमील के 2 दिन के अंदर IMF के साथ ये मामला उठाया जाएगा। दूसरी जानिब तर्जुमान IMF ने एलामिया जारी किया है कि छठे जायज़ा इजलास पर गौर के लिए इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया है। नई तारीख अभी तय नहीं की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन IMF की शराइत पर मबनी मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कवानीन पर हुकूमती इक़दाम के हवाले से भी बहुत मुतमईन थे। उनका कहना था कि हुकूमत ने बिल से मुताल्लिक़ ठोस इंतज़ामात कर लिए हैं, IMF मंजूरी के बगैर भी बोर्ड मीटिंग कर लेगा।
वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ये एतराफ़ भी कर चुके हैं कि जियो पॉलिटिकल सूरत हाल की वजह से IMF का पाकिस्तान के साथ रवैया बहुत सख्त है, जिसकी वजह से कई चीज़ों पर मजबूरी और दबाव में आकर टैक्स लगाया जा रहा है। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने आज ट्वीट की है कि ये पहले तय था कि पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद IMF बोर्ड जायज़ा लेगा और अगली किस्त जारी करेगा। उन्होंने कहा कि IMF बोर्ड इजलास से एक रोज़ कबल एजेंडा तय करता है। याद रहे कि 23 दिसंबर को मुज़म्मिल असलम साहब ने ही अपनी ट्वीट में दावा किया था कि उन्हें इस बात की तस्दीक हुए और वो इसका पर खुशी का इजहार कर रहे थे कि छठा जायज़ा इजलास 12 जनवरी 2022 को IMF बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, इस पर बात करेंगे। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब। पहले तो तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना ने ऐलान किया कि 12 जनवरी को IMF बोर्ड में जायज़ा लेगा, लेकिन ये दोनों बिल्स पहले हुकूमत ने कोशिश की कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए इनको पास कराया जाए। IMF इस पर तैयार नहीं हुआ। फिर हुकूमत ने अब इसको पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। IMF कह रहा है इस पर भी हम राज़ी नहीं हैं, पहले आप इसको पास करवाएं फिर हमारे पास आएँ। तो यही सूरत हाल है कि जब तक ये क़वानीन बन नहीं जाते, पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाते, तब तक IMF की तशफ़ी नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपका। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर नाकाम रहा है। 12 जनवरी को जो पाकिस्तान ने ये तमाम शराइत पूरी करके अपना जो प्रोग्राम था $6 अरब का उसको बहाल करवाना, वो बुरी तरह पाकिस्तान इसमें नाकाम रहा है, वो बहाल नहीं हो सका। मुझे इसमें थोड़ी सी हुकूमत की नीयत के ऊपर शक था और वो बात अब ठीक साबित हो रही है। हालांकि आप कह तो रहे हैं कि हुकूमत के लिए गले की ये एक वो हड्डी बन चुका है। इस वक्त जो अपोजिशन है वो तो पूरी तरह हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। इसके बावजूद आप ये देखें कि 21 नवंबर को पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है जो शराइत है उनके ऊपर। तो 21 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक ये जो दोनों बिल्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इकॉनमी का बिल और जो मिनी बजट है, जो टोटल उसकी वैल्यू है वो कम से कम 375 अरब रुपए है, ये 28 दिसंबर तक जो है ये नेशनल असेंबली में पेश ही नहीं किए जाते। और 4 जनवरी को इसको फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब सेनेट में ले करते हैं मिनी बजट को, और जो दूसरा बिल है वो तो अभी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के पास गया था, आज उसने पास कर दिया। तो इससे एक बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि 21 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक हुकूमत के अपने अंदर जो है वो कोई कंसेंसस नहीं था कि इन बिल्स को लेकर क्या करना है। जो मेरी इतलात है, इनिशियली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी उस तरह पूरी तरह ब्रीफ नहीं किया गया था, ऑल्दो ही वाज इन पिक्चर कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बाद में ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हुई। इवन के फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने अपनी जो पहली ब्रीफिंग ली मिनी बजट के ऊपर, वो गालबन 15 या 16 दिसंबर थी, जिसमें उन्होंने अपनी पहली और आखिरी ब्रीफिंग ली मिनी बजट के ऊपर। और इससे पहले जो मिनी बजट की चीज़ें तय हो रही थी वो सारी FBR और IMF के दरमियान हो रही थी तय। तो इसके बावजूद 28 दिसंबर को ये बिल आता है और 12 जनवरी की डेट थी, तो 14 दिन तो आइन के अंदर दिए हुए हैं आपने सेनेट को देने। उससे पहले तो उस सेनेट की मर्जी है वो 2 दिन में वापस कर दे, लेकिन उसके पास मैक्सिमम जो है वो 14 दिन होते हैं। तो वो 14 दिन का पीरियड भी हुकूमत ने खुद कम रखा। वो सेनेट के अंदर जो बिल जा रहा है, उसका मिनी बजट जो जा रहा है फाइनेंस बिल, वो 4 जनवरी को जा रहा है। तो अच्छा, जब 4 जनवरी को ये चला भी जाता है तो 3 दिन तो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब तो जाते ही नहीं है सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में, जहाँ पे ये बिल के ऊपर डिबेट हो रही थी। आज शौकत तरीन साहब तशरीफ लाए सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में, और आज तकरीबन स्टैंडिंग कमेटी ने इसको वाइंड अप कर दिया। तो मैं जो सारा जो बात करने का मेरा मकसद ये है कि इस सारे, अगर आप इस पे पिछले को 1.5 माह का जो अरसा गुजरा है उसमें देखें, हुकूमत ने खुद ये ताख़ीर की है और ये हुकूमत की नाकामी थी कि ये 12 जनवरी की जो डेट है उसको मीट नहीं कर सकी। अगर हुकूमत चाहती तो कर सकती थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहती तो कर सकती थी कि अपोजिशन की तरफ से भरपूर तावन है। आप अपोजिशन की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं मीडिया के ऊपर और बाहर, उसके ऊपर बिल्कुल ना जाइए। स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है नेशनल सेनेट की, उसके अंदर अपोजिशन ने भरपूर तावन किया है। शौकत तरीन साहब की गैर मौजूदगी में उन्होंने उस बिल को वो डिस्कस करते रहे हैं। वो चाहते तो नहीं डिस्कस कर सकते थे। इसके बाद जो बाकी चीज़ें उसमें भी वो अपोजिशन ने सपोर्ट कर रही। आज नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी का बिल आया, और इतना अहम जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है पाकिस्तान की तारीख का, जिसकी पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर एज अ कंट्री उसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने 3 घंटे में बगैर उसको क्लॉज बाय क्लॉज रीड किए उसको पास कर दिया है। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि नेशनल असेंबली में ये जो बिल है, मनी बिल है, ये पास हो जाएगा, मिनी बजट पास हो जाएगा, इसके लिए ज़रूरत नहीं है सेनेट में जाने की। लेकिन स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल ये सेनेट में पास कराना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। हुकूमत की वहाँ पे मेजॉरिटी नहीं है।
دیکھیں بالکل ملنے والا ہونا چاہیے. میں یہ خود کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ ابھی بھی ہم کوئی اپوزیشن یا گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم کسی چیز کو اس کی مخالفت نہیں کر رہے, ہم وہ بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے. اور ہمارے سامنے جو اگزامپل ہے وہ منی بجٹ کی ہے. چلے جو سینٹ کا اس کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بل ہے وہ تو بات کی بات ہے نا, ہمارے سامنے تو منی بجٹ تھا جس کے اوپر کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ مہنگائی ہوگی, اس کے بڑے دور اثرات ہوں گے, جو غریب ترین طبقہ ہے, مڈل انکم گروپ ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ پریشرز آئیں گے. اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ تعاون کر رہی ہے. اب جو دوسرا پیس آف لیجسلیشن ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے, اب اس جو کہ ایک فائنانس بل میں اور اسٹیٹ بینک کے بل میں ایک بنیادی فرق ہے. جو فائنانس بل ہے, جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے, اس میں سینٹ کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ صرف ریکمنڈیشن کی ہوتی ہے, وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. لیکن جو دوسرا پیس ہے وہ آپ کا نارمل پیس آف لیجسلیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی امینڈمنٹ والا جو بل ہے, اس میں سینٹ کے پاس بھی ووٹنگ اتھارٹی ہے اور نیشنل اسمبلی کے پاس بھی ہے. اب اگر اپوزیشن واقعی میرٹ کے اوپر اور اس کو آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھ کر, جس طریقے سے احسن اقبال صاحب نے جتنے سارے پوائنٹس آج ریز کیے ہیں نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں, اور وہ تمام کے تمام جو پوائنٹس اس کے اوپر وہ غالباً ایک آدھ کو چھوڑ کے کسی بھی جگہ پہ وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے تھے, وہ سارے وہ کنسرنس تھے جو جینون تھے اسٹیٹ بینک کے بل کے اوپر. چونکہ اب جو میجورٹی ہے سینٹ میں وہ اپوزیشن کی پارٹیز کی ہے, چاہے تمام گروپس کو ملا کے ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک ٹیسٹ کیس اپوزیشن کے لیے بھی ہے کہ ان کی جو میجورٹی ہے سینٹ میں, اس میں بے شک اس بل کو پاس کریں اگر وہ اچھا ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے, لیکن اس کے اوپر جو اہم اعتراضات ہیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے دفتر نے لگائے اور نہیں سنے گئے, اہم اعتراضات جو کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب نے لگائے اور نہیں سنے گئے, کم از کم اپوزیشن وہ ان اعتراضات کو لے کے ان کے پاس میجورٹی ہے, وہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتی ہے سینٹ کے اندر اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے اندر. ٹھیک. اچھا, یہ تو بہرحال حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے کہ یہ قانون سازی وہ ضرور کرے اگر اسے IMF سے یہ پروگرام بحال کرنا ہے. یہ جنوری میں ہونے والا جو اجلاس ہے یہ چھٹا جائزہ اجلاس تھا. اگر جنوری میں بھی یہ اجلاس نہیں ہو پاتا تو مارچ میں 7واں جائزہ اجلاس ہوگا. اگر وہاں تک بات جاتی ہے تو یہ تو حکومت کے لیے اور مشکل معاملہ ہو جائے گا. مسعود صاحب ایون کہ اس سے پہلے بھی ابھی شوکت ترین صاحب سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں جب وہ تشریف لائے تو ان سے یہ سوال ہو تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی جب ہم نے خود درخواست کی IMF سے کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں اس جنوری کے آخر تک, تو انہوں نے IMF نے ہمیں آگے سے کہا کہ جی آپ پھر پروگرام کو ری نیگوشیٹ کر لیں. تو ترین صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم اس سٹیج پہ ری نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے, ہمیں صرف 2 سے 3 ہفتوں کی مہلت چاہیے کہ جو انہوں نے کہا کہ IMF نے ہمیں دے دی 28 یا 31 جنوری کی, انہوں نے فرمایا کہ جو ڈیٹس ہیں وہ IMF نے ابھی وہ ڈسکشن میں, اور دونوں میں سے کوئی ایک ڈیٹ ہو جائے گی. تو اگر اس سے بات جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ ریویو اس سے بھی لیٹ ہوتا ہے, جس کے چانس مجھے اب کم لگ رہے ہیں, کیونکہ اگر سینٹ اگر جس طرح کا تعاون اپوزیشن کر رہی ہے حکومت کے ساتھ اگر وہ جاری رکھتی ہے تو پھر تو یہ نکل جائے گا بل. اگر پھنس جاتا ہے تو پھر ایک اور بات ہے. اگر تاخیر ہو جاتی ہے جنوری کے بعد بھی تو پھر جو مارچ والا ریویو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. پھر پاکستان کو ایون کہ جو چھٹے ریویو کی جو شرائط ہیں وہ بھی شاید اس کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑ جائے. اس میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو میں نے اپنے پروگرام میں بھی اور ایکسپریس ٹریبیون کے لیے بھی رپورٹ کیا تھا کہ جو IMF کے پاکستان کے لیے مشن چیف تھے ارنیسٹو ریگو, وہ تبدیل ہو گئے ہیں. ان کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کا جو آخری ورکنگ ڈے ود ریگارڈ ٹو پاکستان تھا وہ 12 جنوری تھا. اب اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ 12 جنوری کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے یا نہیں, کیونکہ ان کو لیبنان کا مشن چیف لگا دیا گیا اور لیبنان کے ساتھ بھی IMF کے پروگرام کے لیے مذاکرات جاری ہیں. تو ایٹ اے ٹائم کہ وہ 2 کنٹریز کو دیکھیں گے یا نہیں, اس پہ ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اور ریگو جو ہیں ان کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ابھی تک IMF نے اناؤنس آفیشیلی نہیں کی. تو اگر کوئی نیا مشن چیف پاکستان کا آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا, اس کو چیزوں کو سمجھانا, اور جبکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا, اگر پاکستان 28 یا 31 جنوری کو بھی اس کا اپروول جو ہے بورڈ سے نہیں لے سکتا تو اس میں پرابلم آ سکتے. میرا خیال ہے کہ حکومت پوری کوشش کرے گی کہ اس کو 28 یا 31 جنوری تک پاس کروا لے, اور پھر وہ IMF کے پاس جا کے اس کا اپروول لے, وہ ہو جاتا ہے تو پھر جو مارچ والا ہے, مارچ کے جو اپروول کی جو اس کا بورڈ کی میٹنگ ہے اور پاکستان کی اکانومی کا جو ریویو ہے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ابھی کچھ چیزیں جو سیلز ٹیکس کی جو مراعات ہے, چھوٹ ہے, یا وہ چیزیں جن کے اوپر 17% GST نہیں ہے, وہ زیادہ تر زراعت اور باقی چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں, وہ پھر اگلا جو ہوگا ہمارا ریویو IMF کا اس میں آئیں گی. اور جو انکم ٹیکس میں سیلریڈ کلاس والا جو ایشو ہے جو ابھی اس بل کا حصہ نہیں ہے, کہ جو سیلریڈ کلاس کے لیے ٹیکس کا جو IMF تجویز کر رہا ہے وہ سیلریڈ کلاس کا جو بوجھ ہے وہ تقریباً دگنا ہو جاتا ہے, وہ بھی پھر اگلے ریویو میں آئے گا. تو اگلا ریویو اس کے لیے اس سے زیادہ ٹف ہوگا ابھی اس ریویو کے مقابلے میں جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جی, مگر آپ نے فرمایا کہ یہ بھی آپشن زیر غور ہے
کہ IMF کہہ رہا ہے اگر ہم مارچ میں جاتے ہیں تو ری نیگوشیٹ کریں اس پروگرام کو, یہ تو اور زیادہ حکومت کے لیے مشکل بن جائے گا. اگر فرض کریں کہ یہ معاملہ مارچ تک جاتا ہے تو قرضے کی جو قرضوں کی ہمیں ادائیگیاں کرنی ہیں وہ ہمارے سر پر موجود ہیں, ریزروز ہمارے ان کا ایک مسئلہ ہے, امپورٹ بل ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, روپیہ ہمارا ڈپریشیٹ ہو رہا ہے, تو یہ قرضوں کی جو ادائیگی ہے اس صورتحال میں, تو اس کی فائنینسنگ کہاں سے آئے گی اگر ہم نہیں جاتے مارچ تک اور یہ IMF کا پروگرام اپروو نہیں ہوتا؟ مسعود صاحب چاہے مانگے تانگے کے ہی صحیح, لیکن ابھی بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کوئی 17.6 ارب ڈالر کے غیر ملکی زرمہ مبادلہ کے ذخائر ہیں, تو 3-4 ماہ کے ایکسٹینشن سے پاکستان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہاں جو ہماری جو ادائیگیاں غیر ملکی وہ تو ہوتی رہیں گی, سوورن جو نیشن ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کرتی, ہمیں چاہے اس کے لیے چین کی دوبارہ محنت کرنی پڑے یا سعودی عرب کے پاؤں پکڑنے پڑے, وہ پاکستان کر لے گا. اس کا جو زیادہ امپیکٹ آئے گا اگر خدا نخواستہ زیادہ اس سے تاخیر ہوتی ہے تو پھر آپ کا جو روپے کی قدر ہے اس کے اوپر مزید دباؤ آ سکتا ہے. ابھی کچھ آپ کو کوشچن ملا ہوا ہے, تھوڑا سا آپ کا ایک یہ ہوتا ہے جو کیونکہ میجر پیمنٹ زیادہ تر پاکستان کی یا دسمبر میں ہو رہی ہوتی ہیں یا مارچ اپریل میں یا پھر جا کے مئی جون میں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت جنوری کا جو پیریڈ ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر پاکستان کو اتنی میجر کو شاید پیمنٹ نہیں ہے, مارچ کے اندر کچھ پیمنٹس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو مارچ والی پیمنٹس ہیں وہ بائی لیٹرل ہیں, مارچ یا اپریل ہے, مجھے ایگزیکٹ مہینہ یاد نہیں, اس میں تھوڑا سا وہ آپ کے ریزروز کے اوپر ہٹ آئے گی, ورنہ اگر اس وقت IMF کی ٹرانچ نہیں بھی آتی تو آپ کے ریزروز بائی لارج کوئی 200, 300, 400 ملین ڈالر ہر ہفتے گریں گے, اتنے ہوں گے کہ آپ اگلے 5-6 ماہ نکال سکتے ہیں اس کے. بہت بہت شکریہ آپ کا شہباز رانا صاحب, آپ نے گفتگو سنی, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت چاہیں گے, اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا.